इंडिया का T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे टूर के लिए एक हफ्ता पहले अनाउंस हो चुका था और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता है, हुआ है। इस बार भी बहुत सारे सवाल उठाए। अरे इसको कैसे मौका मिल गया, इसको मौका मिल गया तो उसको क्यों मौका नहीं मिला, अरे इसको कैसे कैप्टन बना दिया, अरे सीएसके का प्लेयर शायद इसलिए मौका मिल गया। और हमेशा की तरह कुछ ना कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स को फिर से मौका नहीं मिला। जो मुझे लगता है ना इंपॉर्टेंट चीज की, पिछले 5-6 साल से ना, जब भी कोई भी स्क्वाड रिलीज होता है तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि अपना फेवरेट प्लेयर है कि नहीं उसमें, और हम इंडिया के स्क्वाड को आरसीबी, सीएसके, एमआई, केकेआर में ब्रेक करते हैं। मान लो मेरा फेवरेट टीम आरसीबी है, मैं स्क्वाड में पहले ये चीज देखता हूं कि यार देखते थे आरसीबी का प्लेयर है कि नहीं, ये देखते थे सीएसके का प्लेयर है कि नहीं। आप इंडिया की टीम को आरसीबी, सीएसके, केकेआर करके डिवाइड नहीं कर सकते हो। जब इंडिया ओलंपिक के लिए एथलीट्स को भेजते हैं, क्या इंडिया देखते कि हरियाणा से कितने प्लेयर है, मणिपुर से कितने प्लेयर है, हैदराबाद से कितने प्लेयर है, ये सब नहीं देखते। इंडिया का प्राइम गोल होता है कि जो भी एथलीट्स जिस स्टेट से भी हो, बस इंडिया को एक मेडल दिला दे। तो प्राइम गोल से फोकस हटना नहीं चाहिए। हमारा प्राइम गोल है कि क्या ये बेस्ट टीम है, क्या डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका मिला है। तो ये बंद करो ये सब कि अरे सीएसके के कितने प्लेयर्स को मौका मिला है, आरसीबी के कितने प्लेयर्स को मौका मिला है, अच्छा केकेआर का है इसलिए मौका नहीं मिला, अरे साउथ का है इसलिए मौका नहीं मिलता है। ये सब करना बंद करो। आप इस बेसिस पे स्क्वाड को एनालिसिस करो कि क्या डिजर्विंग प्लेयर्स को मौका मिला है। अगर आपका जो फेवरेट प्लेयर वो डिजर्विंग है, अगर उसको मौका नहीं मिला तो आप ये सोचो कि क्यों मौका नहीं मिला। ठीक है, एक लॉजिकल एनालिसिस करो। ऐसे नहीं कि सीएसके का है इसलिए मौका मिल गया, आरसीबी का है इसलिए मौका नहीं मिला, केकेआर का है इसलिए मौका नहीं मिला, एमआई का है इसलिए मौका मिल गया। ये सब नहीं करते हम। ठीक है, तो हम पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था उसको एड्रेस करेंगे कि शुभमन गिल को कैप्टन कैसे बना दे स्क्वाड में। ठीक है, कैप्टन तो संजू सैमसन को होना चाहिए। पूरा इंटरनेट पे यही सवाल है कि संजू सैमसन बेटर कैप्टन है, 2-3 साल राजस्थान के लिए बहुत अच्छा कैप्टनसी किया है, शुभमन गिल को क्यों कैप्टन बनाया जबकि गुजरात तो क्वालिफाई भी नहीं किया है। इस पे कोई डाउट ही नहीं है कि संजू सैमसन शुभमन गिल से बेटर कैप्टन है। बहुत ज्यादा मैच्योर्ड कैप्टन है, बहुत काम एंड कंपोज है, हर एक क्वालिटी है संजू सैमसन में जो कैप्टन में होना चाहिए। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन आपको इधर समझना पड़ेगा शुभमन गिल को कैप्टन क्यों बनाया है। अगर आप इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री देखो, जो भी कैप्टन बनाए एक कंडीशन के बेसिस पे बनता है। जो फर्स्ट कंडीशन बेसिस से देखते हैं ना किसी को भी कैप्टन बनाने से पहले, वो है कि ए प्लेयर कितने लंबे टाइम तक इंडिया के लिए खेलेगा। लंबा मतलब इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ मैचेस, कि ये कितने मैचेस इंडिया के लिए खेलेगा। अगर आप अजहरुद्दीन को पकड़ लो तो अजहरुद्दीन उस टाइम का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था और देख के लगता था कि उसका करियर बहुत लंबा जाने वाला है। फिर कैप्टन बना था शायद सचिन तेंदुलकर। ऑब्वियसली सचिन का करियर बहुत लंबा जाने वाला था, हालांकि सचिन से कैप्टनसी बहुत ही खराब हुई तो उसको हटा दिया। फिर बना सौरव गांगुली, ऑब्वियस है कि बहुत लंबा करियर जाने वाला था। फिर 2004 से 2007 में हमने देख लिया कि धोनी एज ए विकेटकीपर बैट्समैन, शायद धोनी का कोई रिप्लेसमेंट आएगा ही नहीं बहुत साल तक। तो हमें पता था कि धोनी का करियर बहुत लंबा जाने वाला है। विराट कोहली, हमें पता था कि करियर बहुत लंबे जाने वाला है। तो फर्स्ट जो बेसिक कंडीशन बेसिस से देखता है वो है कि आपका करियर इन टर्म्स ऑफ मैचेस इंडिया के लिए कितना लंबा जाएगा, उसी बेसिस पे आपको कैप्टन बनाता है। अगर आप संजू सैमसन को देखो, संजू सैमसन T20 में इंडिया का फिक्स्ड प्लेयर नहीं है, सॉरी टू से। जब सीनियर प्लेयर वापस आ जाएंगे, सीनियर मतलब इन टर्म्स ऑफ मैचेस बात कर रहा हूं मैं, जब प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, जब ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, हमारा फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर कौन होगा, ऋषभ पंत। तो जब संजू सैमसन नेक्स्ट टूर पे होगा कि नहीं, हमें श्योरिटी नहीं है। संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा कि नहीं, डाउट है। तो जिसको मौका मिलेगा ही नहीं प्लेइंग 11 में, उसको हम कैप्टन क्यों बनाएं। ईस्ट टूर में होगा संजू सैमसन, नो डाउट, लेकिन जब हर एक सीनियर प्लेयर्स आ जाएंगे तो शायद संजू को स्क्वाड में मौका ना मिले। अगर स्क्वाड में मौका मिले तो शायद प्लेइंग 11 में मौका ना मिले। तो जिस प्लेयर को प्लेइंग 11 में मौका ही नहीं मिलेगा उसको हम एज ए कैप्टन क्यों ग्रूम करें। लॉजिकल पॉइंट है, बहुत ज्यादा लॉजिकल पॉइंट है। इस बेसिस पे संजू का सिलेक्शन नहीं हुआ है एज ए कैप्टन, क्योंकि अगर आप पूरा स्क्वाड देखो, अगर उसमें देख के लगता है कि सबसे लंबा करियर किसी का जाएगा वो है शुभमन गिल, इसलिए शुभमन गिल को कैप्टन बनाया गया है। इस चीज में कोई भी मतलब
झगड़ा सवाल उठना ही नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए कि संजू सैमसन का जो भी करियर था वो कभी भी मतलब कंसिस्टेंटली हर एक स्क्वाड में संजू तो नहीं था। संजू कभी भी ड्रॉप हो सकता है। संजू हमारा फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर नहीं है। इसलिए संजू को एज ए कैप्टन लोग ग्रूम नहीं कर रहे, क्योंकि हम श्योर नहीं है कि संजू कितने मैचेस खेलेगा, संजू का प्लेइंग 11 में जगह बनेगा भी नहीं बनेगा। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है ये तो हमने एड्रेस कर दिया। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड देखो, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, उसमें 15 प्लेयर्स मेन प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स और 4 रिजर्विंग प्लेयर्स थे। चारों के चारों रिजर्विंग प्लेयर्स इस स्क्वाड में हैं। शुभमन गिल, रिंकू सिंह, आवेश खान, खलील अहमद। फेयर एनफ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि 4 रिजर्विंग प्लेयर डिजर्विंग था, इसलिए आपको आपने एज ए रिजर्व प्लेयर इनको वर्ल्ड कप में लेके गए कि कोई भी इंजर्ड होगा हम इस प्लेयर से उनको रिप्लेस करेंगे। तो ऑब्वियसली आपके बेस्ट प्लेयर्स थे रिजर्व में, तो उनको मौका मिलना मतलब ऑब्वियस था। तो ये चारों रिजर्व प्लेयर्स को मौका मिल गया। अब जो 15 मेन प्लेयर्स थे ना, उसमें से जिन्होंने भी एक भी मैच खेला है उनको मौका नहीं मिला, उनको रेस्ट दिया गया। जैसे कि सिराज शायद 2-3 मैच खेले, उसको रेस्ट दिया गया। जितने भी प्लेयर्स इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप में खेला है सबको रेस्ट दिया गया। तो 3 ही प्लेयर था जिसने एक भी मैच नहीं खेला है, वो है संजू सैमसन, जायसवाल और चाहल। और इन 3 में से संजू और जायसवाल तो स्क्वाड में है, चाहल नहीं है, जो और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। और आपको ये समझना चाहिए कि चाहल क्यों नहीं है। जायसवाल और संजू तो फेयर एनफ है, क्योंकि स्क्वाड में थे, 15 मेंबर्स मेन स्क्वाड में थे, एक भी मैच नहीं खेला तो उनको रेस्ट नहीं दिया है। रेस्ट की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वाटर बॉटल कैरी की इन्होंने, रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप इधर के खेलो। चाहल क्यों नहीं? आप सोचोगे कि शायद चाहल के साथ अनफेयर हुआ है, मेरे हिसाब से तो नहीं। चाहल का रिप्लेसमेंट कौन है, मतलब चाहल की जगह किसको रखा है इन्होंने स्क्वाड पे? रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई वो बॉलर है जो लास्ट 2 साल से इंडिया के लिए T20 में हर एक सीरीज में अच्छा किया है, हर एक सीरीज में कंसिस्टेंटली अच्छा किया है वो रवि बिश्नोई। तो चाहल लास्ट 2-3 साल से इंटरनेशनल T20 इंडिया के लिए खेला ही नहीं। तो अगर एज ए सिलेक्टर आपको चूज करना है एक प्लेयर जो 2 साल से लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और अच्छा कर रहा है, आप उसको करोगे, या फिर एक प्लेयर जो 2-3 साल इंडिया के लिए खेला ही नहीं आप उसको करोगे? ऑब्वियस चीज है, आप उसको ही करोगे जो यंग है, जो 2-3 साल लगातार 2 साल लगातार इंडिया के लिए अच्छा कर रहा है, आप उसको ही करोगे। तो मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई का सिलेक्शन बनता था और हुआ है, बनता था और हुआ है। आप रवि बिश्नोई को ड्रॉप नहीं कर सकते। क्या बोल के ड्रॉप करोगे? उसने कहां पे खराब किया कि तूने यही खराब कर दिया? आप रवि बिश्नोई का इतना अनफेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपने 2-3 साल पहले ये मतलब सोच लिया था कि हमें चाहल चाहल को लीव करके चाहल से आगे बढ़ना है, तो आपका डिसीजन अभी सही है। मेरे हिसाब से रवि बिश्नोई का सिलेक्शन जस्टिफाइड है। तो ये था सेकंड बहुत बड़ा इशू कि चाहल कैसे एक भी मैच नहीं खेला वर्ल्ड कप में और स्क्वाड में क्यों नहीं? चाहल को रेस्ट नहीं दिया गया, चाहल को ड्रॉप किया गया। अब हम हर एक प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि किसका किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, कितना डिजर्विंग है, कितना अनडिजर्विंग है, और किस किस को मौका नहीं मिला और क्यों मौका नहीं मिला। शुभमन गिल का मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली इंडिया के लिए एज एन ओपनर बहुत अच्छा किया है। T20 वर्ल्ड कप टॉप 15 मेंबर्स में थे, मेन स्क्वाड में थे, ऑब्वियस था कि यशस्वी जायसवाल होंगे। अभिषेक शर्मा, जिसको हम वर्ल्ड कप में भी देखना चाहते थे, हालांकि वर्ल्ड कप में नहीं थे, आईपीएल में जो डिस्ट्रक्टिव बैटिंग किया है, मेरे हिसाब से इंडिया के T20 हिस्ट्री में शायद सबसे वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बन सकते T20 में अभिषेक शर्मा। जिस तरीके का वो बैटिंग किया है, जिस तरीके का मतलब अनबिलीवेबल है वो माइंडसेट। मुझे लगता है कि वो ट्रेविस हेड के साथ बैटिंग करके आया, उसका बहुत इंप्रूव किया है। बहुत ज्यादा क्रेडिट ट्रेविस हेड को जाना चाहिए, जिस भी कंट्री से हो। अगर आप उसके साथ बैटिंग करोगे बहुत आपको सीखने को मिलता है, वो अभिषेक शर्मा के परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जस्टिफाइड है अभिषेक शर्मा का सिलेक्शन, कुछ सवाल ही नहीं उठना चाहिए। आप जो फोर्थ ओपनर लेके गया वो है ऋतुराज गायकवाड़। आप थोड़ा बहुत ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ऋतुराज है ना अनलकी है, अनफेयर नहीं हो रहा उसके साथ, वो अनलकी है। अनलकी है कि वो सेम जनरेशन में पैदा हुआ है जहां पे ऑलरेडी शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल सब है। मेरे हिसाब से ऋतुराज गायकवाड़ के लिए ये वाला सीरीज है ना, मतलब कुछ फायदा नहीं देने वाला है। मैं आपको समझा दूं क्यों। अगर कोई सीरीज को सबसे ज्यादा लाइटली ले सकता है, मतलब सीरियस ना ले तो भी चलेगा, टाइम पास कर सकते हैं सीरीज में, वो है ऋतुराज गायकवाड़। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। ऋतुराज ऑस्ट्रेलिया के साथ सेंचुरी मारा था T20 में, उसके बाद शायद एक बार इंजर्ड हो गया, फिर ड्रॉप ही हो गया, अभी सिलेक्ट हुआ है फिर से वापस। हमेशा रन बनाते हैं, नो डाउट इन दैट। स्ट्राइक रेट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा है, बैट्समैन प्योर बैट्समैन है,
प्योर क्लास, नो डाउट इन दैट। लेकिन क्या आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके ऋतुराज को खिलाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप जयसवाल को ड्रॉप करोगे? बिल्कुल भी नहीं। शुभमन गिल कैप्टन है, क्या वो खुद ड्रॉप होकर ऋतुराज को खिलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपके 1 2 3 पोजीशन इस स्लॉट पे बुक्ड है। नंबर 4 पे रियान पराग आएगा या फिर संजू आएगा। ऋतुराज गायकवाड़ लोअर मिडिल ऑर्डर फिनिशर, एज ए फिनिशर तो खेल नहीं सकता है ना। तो ऋतुराज इस सीरीज पे कुछ नहीं कर सकता है। 5 मैच का सीरीज है, अगर मान लो कि लास्ट 2 मैच पे ऋतुराज को मौका भी मिल जाता है, अगर ऋतुराज 50 भी मार दे, मान लो कि 2 मैच में ऋतुराज को मौका मिला है, दोनों मैच में ऋतुराज ने हाफ सेंचुरी लगाया है, फिर भी जब सीनियर्स वापस आ जाएंगे, क्या ऋतुराज को स्क्वाड पे भी चांस मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि मान लेते कि अभिषेक शर्मा अच्छा किया है और ये अच्छा नहीं करते, फिर भी आपको अभिषेक शर्मा को नेक्स्ट जब भी बड़ा टूर्नामेंट होगा, T20 का सीरीज होगा, आपको अभिषेक शर्मा को बैक करना पड़ेगा, क्योंकि हम अभिषेक को ग्रुप कर रहे हैं 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो अभिषेक शर्मा, जयसवाल, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, मतलब और कितने, ऋषभ पंत, जब ये सब आ जाएंगे तो ऋतुराज का जगह कहां पे बनेगा टीम में? क्योंकि वो लोअर मिडिल ऑर्डर एज ए फिनिशर तो टीम में खेल नहीं सकता है ना। तो जब ऋतुराज का जगह ही नहीं बनेगा, ये इस सीरीज पे रिलैक्स कर सकता है। अगर ऋतुराज चाहते कि कुछ भी करके स्क्वाड में आना है एटलीस्ट, क्योंकि प्लेइंग में तो मौका नहीं मिलेगा बड़े सीरीज पे। अगर ऋतुराज को स्क्वाड पे भी जगह बनाना है तो ऋतुराज को, मतलब अगर 2 मैच खेलने का मौका मिलेगा तो एटलीस्ट एक मैच पे तो सेंचुरी मारना ही मारना है, या फिर दोनों मैच पे 70-80 रन का इनिंग्स खेलना है अच्छे स्ट्राइकर के साथ। तब जाके शायद ऋतुराज, मतलब सिलेक्टर्स को 10 बार सोचने के लिए मजबूर कर सकता है कि मैं हूं। ठीक है, वो ऋतुराज अनलकी है, अनफेयर नहीं है। और फेयर एनफ, मतलब मुझे इस बात से कुछ गम नहीं है कि ऋतुराज को मौका नहीं मिलेगा। हालांकि ऋतुराज का परफॉर्मेंस लास्ट 1 साल इंडिया के लिए शुभमन गिल से बहुत बेटर है T20 क्रिकेट में। अगर आप शुभमन गिल का रिकॉर्ड देख लो T20 में, लास्ट 1 साल ऋतुराज से बहुत खराब है, स्ट्राइक रेट भी और एवरेज भी। लेकिन कोई बात नहीं, शुभमन गिल इज अ बेटर बैट्समैन अभी के लिए। तो ये हो गया ऋतुराज के बाद। अभी रियान पराग, उसके बाद रियान पराग का क्या आईपीएल गया है आपको पता है, आउट ऑफ द वर्ल्ड आईपीएल था। 500 प्लस रन, 145 प्लस स्ट्राइक रेट, शायद जो मैच्योरिटी दिखा है, जो पावर हिटिंग करता है, गेम को डीप लेके जाता है, फिर मारता है, मतलब मौका मिलना ही चाहिए था, कुछ सवाल नहीं उठना चाहिए। उसके बाद है हमारे 2 विकेट कीपर, संजू सैमसन और ध्रुव जुरेल। संजू सैमसन कैप्टन क्यों नहीं है, ये चीज मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप संजू सैमसन, मुझे लगता है अगर ये सीरीज किसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है संजू सैमसन। मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि संजू सैमसन है ना, कहीं पे भी फिक्स नहीं है। क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में केएल राहुल है, भूलो मत अब केएल राहुल को। ओडीआई क्रिकेट में केएल राहुल है और शायद एज ए बैकअप विकेट कीपर ऋषभ पंत आ जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई ऋषभ पंत को फेवर करेगा। टेस्ट में और ऋषभ पंत आएगा, ध्रुव जुरैल आएगा, केएल राहुल है, तो संजू का टेस्ट में भी जगह नहीं बनेगा, ओडीआई में भी बहुत कम चांसेस है। एक T20 बचाए संजू सैमसन के लिए। अगर संजू को प्लेइंग 11 में जगह बनाना है तो संजू को इधर इस टूर्नामेंट, इस टूर पे हर एक मैच संजू को खेलने का मौका मिलेगा। 5 का 5 मैच संजू खेलेगा, दैट्स फॉर श्योर, नो डाउट इन दैट। तो संजू को 5 मैच पे ना, मैं तो कहता हूं अगर 5 मैच पे मौका मिल रहा है, पांचों मैच पे आप 50 प्लस स्कोर बनाओ। 5 मैच पे 50 प्लस स्कोर बनाओ। अगर 50 प्लस स्कोर बन नहीं रहा है, आपसे 30 बन रहा है, 40 बन रहा है, फिर स्ट्राइक रेट ना 165 के ऊपर होना चाहिए। कि 30 मारा है लेकिन 165 की स्ट्राइक रेट से, 40 मारा है 170 की स्ट्राइक रेट से, 160 की स्ट्राइक रेट से। तो संजू को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि एज एन एवरेज, अगर आप एवरेज परफॉर्म करोगे फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। संजू का कॉम्पिटिटर ऋषभ पंत नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं। संजू का कॉम्पिटिटर ऋषभ पंत नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस ऋषभ पंत के साथ कॉम्पिटिशन है। संजू का कॉम्पिटिशन हर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से है। संजू एज ए प्योर बैट्समैन जगह बनाना चाहेगा। एज ए विकेट कीपर बहुत मुश्किल है, एज ए प्योर बैट्समैन संजू को जगह बनाना पड़ेगा कि मैं विकेट कीपिंग जाए बाहर में, मैं एज ए प्योर बैट्समैन भी इस टीम में खेल सकता हूं, मेरे में इतना कैपेबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संजू सैमसन के लिए। एक 5 के 5 मैच में आप बड़े स्कोर बनाओ, या फिर अगर आप 30-40 बना रहे हो तो बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स होना चाहिए हाई स्ट्राइक रेट के साथ। तब जाके आप स्क्वाड में रहोगे, तब जाके आप जब बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे तब भी आप टीम में रहोगे। ये हो गया संजू की बात। ध्रुव जुरैल ऑब्वियस है, क्योंकि ऋषभ पंत को रेस्ट दिया गया, ईशान किशन और बीसीसीआई का लफड़ा आपको पता ही है, और कोई डोमेस्टिक में T20 का कोई है ही नहीं। हालांकि ध्रुव जुरैल भी T20 इंडिया के लिए पहली बार खेल रहा है, आईपीएल भी बिलो एवरेज गया, शायद 2 ही इनिंग्स अच्छा खेला है। लेकिन ध्रुव जुरैल का ये कि जब इंडिया के लिए टेस्ट में खेला इंग्लैंड के साथ, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत मैच्योरिटी दिखाया, बड़ा शॉट मार सकता है,
तो उस हिसाब से ध्रुव जुरैल का सिलेक्शन हुआ एज ए बैकअप विकेट कीपर, वेल डिजर्व। रिंकू सिंह द बेस्ट फिनिशर फॉर इंडिया मेरे हिसाब से, मौका मिल गया, रिजर्व में था वर्ल्ड कप में, कोई सवाल ही नहीं उठता। एक नाम था नीतीश रेड्डी स्क्वाड पे जब पहली बार अनाउंस हुआ था, और सबसे ज्यादा मैं खुश अगर किसी के लिए हुआ था स्क्वाड देखे, वो है नीतीश रेड्डी। मैं आईपीएल के टाइम से कह रहा हूं कि नीतीश रेड्डी वो प्लेयर है जिसको बीसीसीआई पर्सनली ग्रूम करना चाहेगा। आप जितना ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस नीतीश रेड्डी को खिलाओगे उतना ज्यादा इंडिया के लिए फायदा है। जो स्किल सेट नीतीश रेड्डी लेके आता है वो डोमेस्टिक लेवल पे हार्दिक पांड्या छोड़ के किसी के पास ही नहीं है, किसी के पास नहीं है। ठीक है, आप बहुत लोग सोचेंगे कि अरे नीतीश रेड्डी को एक सीजन के बेसिस पे सिलेक्ट कर लिया, ये क्या हुआ, बाकी प्लेयर्स को 2-3 मतलब सीजन खेल के भी आईपीएल का मौका नहीं मिल रहा है। जो स्किल सेट नीतीश रेड्डी लेके आता है वो किसी के पास नहीं है। और मैं आईपीएल के टाइम से कह रहा था कि नीतीश रेड्डी को मौका मिलना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बीसीसीआई नीतीश रेड्डी को मौका दे। मौका मिल गया था, लेकिन अनलकी है कि वो इंजर्ड हो गया। अनलकी है, बहुत ज्यादा अनलकी है नीतीश रेड्डी। बहुत बड़ा मौका था, हालांकि मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी टी20 सीरीज होगा ना, मुझे लगता है कि हर एक स्क्वाड पे नीतीश रेड्डी का नाम आना चाहिए, इसमें कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब नीतीश रेड्डी की जगह ना शिवम दुबे आ गया। इसमें शिवम दुबे का फायदा ही फायदा है। मतलब शिवम दुबे के पास एक फुल टॉस है कि जिम्बाब्वे को पेलो और अपना टी20 करियर लंबा करो, जो मुझे लगता है कि शिवम दुबे जिम्बाब्वे को पेलेगा भी और उसका टी20 करियर लंबा भी होगा। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं। फिर हमारे स्पिनर्स में रविशंकर की बात कर चुका हूं। उसके बाद जो आते हैं इंडिया के डेथ बॉलर में मुकेश कुमार। मुकेश ऑब्वियसली है कि लास्ट एक साल तक इंडिया का टी20 में हर एक सीरीज में वही डेथ था, तो उसको बैक किया है, नो डाउट इन दैट। आवेश और इसका खलील का मैं पहले ही बोल चुका हूं, रिजर्व में थे, बेस्ट थे इस रिजर्व में थे, इन दोनों को मौका मिल गया। अब जो और एक पेसर का नाम जो थोड़ा सा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लग रहा है वो है तुषार देशपांडे। कि तुषार देशपांडे को मौका कैसे मिल गया, हर्षित राणा को मिलना चाहिए था। तुषार देशपांडे, अगर मैं तुषार देशपांडे स्टेट्स आपको मतलब बोलूं तो तुषार देशपांडे ने लास्ट 2 साल आईपीएल में 38 विकेट्स लिया है, और इस साल इसका इकोनॉमी था 8.83। 17 विकेट इस साल लिया है, 21 विकेट्स लास्ट ईयर लिया था। ठीक है, 17 विकेट, इकोनॉमी ऑफ 8.83। लास्ट 2 साल में 38 विकेट्स आईपीएल में। शायद तुषार देशपांडे टॉप 3 हाईएस्ट विकेट टेकर में आता है, दोनों 2 साल मिला के 2023-2024 मिला के टॉप 3 में आता है। तो इसका सिलेक्शन कंप्लीटली स्टेट्स के बेसिस पे हुआ है। अगर स्टेट्स इतना हाई है मतलब कुछ तो प्लेयर में होगा, इसलिए उसको मौका मिला है। हालांकि हर्षित राणा का अगर आप देखो, उसने शायद इस साल 19 विकेट्स लिया है, उसका इकोनॉमी है 9.03, जो तुषार देशपांडे से ज्यादा इकोनॉमी है हर्षित राणा का इस साल 9.03 इकोनॉमी इसका, इफ आई एम राइट, और 19 विकेट्स लिया है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब भी आवेश खान और तुषार देशपांडे का नाम देखता हूं, मतलब अभी भी जब देख रहा हूं स्क्वाड में, तो मुझे इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं आता है। मुझे ट्रस्ट आता है संदीप शर्मा से, मुझे ट्रस्ट आता है नटराजन से, इन पे बाद में आते हैं। हर्षित राणा का जो मुझे एक चीज लगता है ना, क्योंकि सिलेक्शन शायद हमारा चीफ सिलेक्टर है अजीत अगरकर, उनको छोड़ के भी और भी 4-5 सिलेक्टर्स तो होंगे जो मीटिंग पे डिस्कस करते हैं। आप मान लेते हैं कि 5 सिलेक्टर्स है, उनमें से 2 ने कहा कि हर्षित राणा, नॉट तुषार देशपांडे नहीं, हम हर्षित राणा के साथ जाएंगे। तो बाकी 3 ने क्या बोला पता है, कि हर्षित राणा का बिहेवियर अच्छा नहीं है, हर्षित राणा का एटीट्यूड अच्छा नहीं है। क्योंकि आईपीएल में एक बार फ्लाइंग किस करते हो उसको शायद फाइन लगा था, फिर आधा फ्लाइंग किस के लिए उसको बैन कर दिया। तो मतलब थोड़ा सा ये वाला पॉइंट मुझे लगता है कि हर्षित राणा के अगेंस्ट गया है। जाना नहीं चाहिए, लेकिन इंडिया में होता है। कोई ना कोई सिलेक्टर्स में लिख के सकता हूं, ये बोला होगा कि हर्षित राणा वेल बिहेव नहीं है, वेल मैनर्ड नहीं है, ज्यादा एक खराब एटीट्यूड है, इसलिए इसका जगह नहीं बनता है। आप जगह नहीं देंगे उसको, थोड़ा और मेच्योर होने दो, हाँ, खुद को थोड़ा डिसिप्लिन कर ले। कोई ना कोई सिलेक्टर ने बोला होगा। इंडिया में ये सब होता है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है कि आप, इंग्लैंड नहीं है कि आप बाहर कुछ भी करो आपको मौका नहीं मिलेगा। पृथ्वी शॉ का बहुत सारे शायद मुस्तकिल ट्रॉफी में बहुत अच्छा रन आया था, ईरानी ट्रॉफी में अच्छा रन आया था, फिर भी मौका क्यों नहीं मिलता पृथ्वी शॉ को, क्योंकि बाहर वो लफड़ा करता है ना। तो सिलेक्टर्स ये सब देखते हैं इंडिया में। तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा के अगेंस्ट है ना, ये चीज गया उसका बिहेवियर। अगर आप रियान पराग को देखो, रियान पराग ने क्या चेंज किया है। रियान पराग का एटीट्यूड बहुत ही खराब था, मतलब मेरे हिसाब तो खराब नहीं है, आप लोगों को खराब लगता था, है ना, क्योंकि परफॉर्म नहीं करता लेकिन एटीट्यूड दिखाता है। तो रियान पराग ने चेंज किया ना खुद को, इस साल परफॉर्म भी किया है, और एटीट्यूड जो था उसका उसने दिखाया नहीं, उसने अपने अंदर ही रखा है सब चीज। डिफिकल्ट होते हैं अपने आप को चेंज करना, लेकिन उसने किया है। तो हर्षित राणा को भी रियान पराग से सीखना चाहिए और करना चाहिए। अगर आपको खुद को चेंज करके आपको इंडिया टीम में मौका मिल रहा है तो क्या कमी।
अगर बीसीसीआई चाहता है कि आप कुछ चेंजेस करो, पर्सनल बिहेवियर, अपना वेट पे काम करो, अपने हेल्थ पे काम करो, तो करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर ये सब करके आपको इंडिया की टीम में मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करोगे आप? तो मुझे लगता है कि हर्षित राणा का बिहेवियर उसके अगेंस्ट गया है, मौका तो मिलना चाहिए। लेकिन मैं इतना ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट भी नहीं हूं। और मैं किसी को भूल गया हूं क्या? मुझे नहीं लगता। हाँ, आप बात करते हैं ऐसे कुछ प्लेयर्स जिनको शायद मौका मिलना चाहिए, नहीं लेकिन नहीं मिला। जो फर्स्ट नाम ना इस स्क्वाड को देख के मेरे दिमाग में आया वो है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा पिछले 1-1.5 साल से हर एक T20 सीरीज में इंडिया के साथ था, हर एक स्क्वाड में था। जहां तक मैं देख रहा हूं उसने 16 मैच खेला इंडिया के लिए, 356 रन बनाए थे, 36 रन बनाए, 33 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। क्या खराब है? आप एक बार शुभमन गिल का देख लो, लास्ट साल T20 में क्या हाल है इंडिया के लिए। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, 16 मैचेस, 33 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। आईपीएल में जब मुंबई का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर रहा था, बहुत बार उसने बचाया, हालांकि मैच नहीं जीता लेकिन उसने अच्छा खेला ना। तिलक वर्मा को मौका क्यों नहीं मिला? मेरा फर्स्ट सवाल है। जितना मुझे याद आ रहा है कि तिलक वर्मा शायद मुंबई के लास्ट मैच पे इंजर्ड था, लेकिन क्या तिलक वर्मा अभी भी इंजर्ड है? अगर इंजर्ड नहीं है तिलक वर्मा अभी, तो उसको मौका मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से। तिलक वर्मा जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट पे 16 मैच पे अच्छा करके दिया है, आप उसको क्यों ड्रॉप करोगे? दूसरा जो मैं देख रहा था कि आप हर्षित राणा के बारे में सोच रहे हो, मैं सोच रहा था कि मयंक यादव क्यों नहीं है? मयंक यादव क्यों नहीं है? आप कहोगे कि इसने 4-5 मैच ही खेले, 4-5 मैच के बेसिस पे आप क्यों लोगे? जहां पे हर्षित राणा 16 मैच खेल के 19 विकेट लिया है। बात ये नहीं है, जो स्किल सेट मयंक यादव लेके आता है वो किसी के पास नहीं है मेरे भाई। मैं कोई भी सीरीज हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, नीतीश रेड्डी और मयंक यादव को मैं अलग ट्रीट करूंगा, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। क्योंकि जो स्किल सेट नीतीश रेड्डी और मयंक यादव लेके आता है वो किसी के पास नहीं है। तो मयंक यादव का कंपैरिजन आप आवेश खान या फिर तुषार देशपांडे या फिर हर्षित राणा से होना ही नहीं चाहिए। मयंक यादव जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। आप सोचो ना कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में एक तरफ से बुमराह डाल रहा है, दूसरे तरफ से मयंक यादव डाल रहा है। अगर मयंक यादव इंजर्ड नहीं है अभी, तो मेरे हिसाब से मयंक यादव का जगह बनता था इस स्क्वाड पे। क्योंकि मतलब डोमेस्टिक से वो क्या ही सीख लेगा? मेरी बात मतलब सेम चीज नीतीश रेड्डी के लिए भी अप्लाई होता है। डोमेस्टिक से जितना सीखा तो सीख लिया। इन दोनों को आप जितना इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाओगे उतना इंडिया के लिए फायदा है। आप जितना ज्यादा चांस मयंक यादव और नीतीश रेड्डी को दोगे इंटरनेशनल क्रिकेट पे, उतना इंडिया के लिए फायदा है। जितना जल्दी ये बात सिलेक्टर्स को समझ में आ जाए उतना जल्दी उतना बेटर होगा इंडिया क्रिकेट के लिए। अगर मयंक यादव इंजर्ड नहीं है, उसका जगह बनता था इस स्क्वाड पे। क्योंकि जो स्किल सेट लेके आते हैं, आप चाहते हो कि उसको आप ग्रूम करके ना बड़े स्टेज के लिए प्रिपेयर करके रखो। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप में मौका मिल गया आईपीएल के बेसिक परफॉर्म में, है ना, कि 2025 2026 का आईपीएल बहुत अच्छा लगा, चलो 2026 T20 उसको खिला लेते। ऐसा नहीं होता है, उसको अभी से ग्रूम करो। सेम फॉर नीतीश रेड्डी। ठीक है, तो इन दो प्लेयर्स नीतीश रेड्डी और मयंक यादव के लिए मेरे हिसाब से कोई भी कंडीशन, कोई भी कैटेगरी इन दोनों के लिए अप्लाई नहीं होना चाहिए। इन दोनों को स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि जो स्किल्स वो लेके आते हैं वो किसी के पास नहीं है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि रजत पाटीदार क्यों नहीं? रजत का आईपीएल का फर्स्ट हाफ अच्छा नहीं गया था, लेकिन सेकंड हाफ बहुत अच्छा गया है। और शायद आईपीएल में, इस साल आईपीएल में स्पिनर्स के अगेंस्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट रजत पाटीदार का था। बहुत क्लीन हिटिंग करता है, नो डाउट इन दैट। मेरे हिसाब से अगर तिलक वर्मा इंजर्ड था ना, तो तिलक वर्मा की जगह रजत पाटीदार को होना चाहिए था। दैट इज नो डाउट इन दैट कि रजत पाटीदार को टीम में होना चाहिए था अगर तिलक वर्मा इंजर्ड नहीं है तो। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि तिलक वर्मा क्यों नहीं है। अगर तिलक वर्मा नहीं है तो रजत पाटीदार को होना चाहिए था। इन दोनों में से एक को तो होना ही चाहिए था टीम में। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि रजत पाटीदार, मैं सोच रहा हूँ कि रजत पाटीदार के अगेंस्ट क्या गया होगा, क्यों नहीं लिया होगा, आपको ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि मतलब इतना क्लीन हिट करता है, मिडिल में बैटिंग करना आता है, स्पिन को अच्छा खेलता है, आप क्यों नहीं लोगे रजत पाटीदार को? नंबर 4 में खेल सकता था। एक चीज होता है कि जो भी मतलब हमने 4 ओपनर्स ले लिया, मतलब सब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ले लिया, फिर हमने ले लिया रियान पराग, मतलब 5 बैट्समैन टॉप ऑर्डर के ले लिया, इसलिए जगह नहीं बना। मैं सोच रहा हूँ क्यों? मेरे हिसाब से रजत पाटीदार का जगह बनता था इस स्क्वाड में। क्या ये चीज है कि इंग्लैंड के खिलाफ उसने इतना खराब खेला है तो ऐसा लगता है सिलेक्टर्स की नहीं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए अभी भी तैयार नहीं है? हालांकि होना नहीं चाहिए। मतलब अगर मुझे इंग्लैंड वाला सीरीज याद है, जैसे रजत पाटीदार ने विकेट थ्रो किया है, विकेट टेकिंग डिलीवरी एक भी नहीं था। वो टॉम हटली की आधे पिच का बॉल आधा शॉट खेलता था, आधा काट करता था 38 सर्कल में कैच आउट, आधा पुल करता था 38 सर्कल में कैच आउट।
तो रजत पाटीदार का शायद ये वाला पॉइंट किसी ने उठाया होगा सिलेक्शन कमेटी में कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए वो अभी भी इमेच्योर्ड है या फिर कुछ, वरना रजत पाटीदार को जगह बनना चाहिए था मेरे हिसाब से। संदीप शर्मा, मेरे हिसाब से एनी डे में तुषार देशपांडे के ऊपर संदीप शर्मा को रखूंगा। क्यों नहीं लोगे आप? क्या सोच के? यॉर्कर है, नया बॉल का स्विंग करवाता है, मतलब क्या एज फैक्टर आप कंसिडर कर रहे हो? मेरे हिसाब तो नहीं करना चाहिए, अनफेयर है, अनलकी है, अनफेयर, ये अनफेयर हुआ है। नटराजन, नटराजन का मैं समझ सकता हूं क्योंकि एक टाइम पर नटराजन एक आईपीएल के बेसिस पे, शायद एक आईपीएल में उसने शायद मतलब मुझे साल याद नहीं रहा कौन से साल का आईपीएल था, उसने एक सीजन में ना कुछ 75-70 यॉर्कर डाल दिया था, और जो सेकंड पोजीशन में था एक सीजन में कितना कितना यॉर्कर डाला है, जसप्रीत बुमराह था या फिर भुवी था, वो उसके आधे भी नहीं था। तो उस बेसिस पे नटराजन 3 फॉर्मेट पे एक साथ डेब्यू कर गया था, टी20, ओडीआई, टेस्ट, और जितना मुझे याद है उसने टी20 में अच्छा किया था, फिर इंजरी हो गया, बाहर हो गया, आप उसको जगह नहीं मिल रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से तो उसने डिसेंट परफॉर्म किया इस साल भी, जगह बनना चाहिए था। एक चीज जो मुझे लगता है कि नटराजन के अगेंस्ट गया है वो है कि ऑलरेडी जब सीनियर प्लेयर वापस आ जाएंगे, सीनियर प्लेयर्स मतलब इन टर्म्स ऑफ मैचेस बोल रहा हूं, ठीक है मैं, जब सीनियर टीम वापस आ जाएंगे तो अर्शदीप आपके पास ऑलरेडी है, और आप खलील को एज ए रिजर्व प्लेयर लेके गए थे तो खलील को आप बैक किए, तो जब ऑलरेडी 2 लेफ्ट हैंडेड पेसर हमारे पास है तो नटराजन नहीं चाहिए। शायद ये एक फैक्टर हो सकता है कि इसलिए नटराजन नहीं है। और कोई, हाँ, ये रह गया कि वरुण चक्रवर्ती, शायद वरुण चक्रवर्ती ने इंस्टाग्राम में ट्वीट किया, इंस्टाग्राम में ट्वीट बोल रहा हूं मैं, इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था कि मेरे पास कोई अच्छा पीआर एजेंसी नहीं है, जो थोड़ा मतलब क्रिप्टिक ट्वीट था कि वो ये दिखना चाहता था कि मेरे पास पीआर नहीं है, मैं इतना मतलब मतलब हेडलाइन में नहीं आता हूं, इसलिए मेरा नाम शायद इतना ज्यादा आपको पता नहीं, आप भूल गए हो, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूं। अब मैं वरुण चक्रवर्ती के बारे में एक चीज कहता हूं कि इस साल आईपीएल में अच्छा किया, नो डाउट, इकोनॉमी बेहतरीन, विकेट बहुत सारे लिया होगा, है ना, 24-25 विकेट लिया, हाईएस्ट विकेट टिका था शायद वरुण चक्रवर्ती इस साल, भूल गया हूं मैं, शायद था। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जब 2021 वर्ल्ड कप में लेके गया था वो अच्छा नहीं किया था, पुरानी चीजें, नो डाउट इन दैट। वरुण चक्रवर्ती के आगे जो चीज जा सकता है ना वो है उसका फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डर है, बहुत ज्यादा खराब फील्डर है वरुण चक्रवर्ती, आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो। शायद इंडियन टीम एक बेटर मतलब फील्डर ढूंढ रहे हैं, बेटर मतलब यंग टीम देख रहा है शायद इंडियन टीम, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यंग टीम देख रहा है, जो मतलब है ना फील्ड में भी अच्छे हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी रवि बिश्नोई है, तो वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया है, क्योंकि जब कुलदीप, अगर मान लो आप, जब सीनियर प्लेयर वापस आएंगे, कुलदीप होगा, अक्षर होगा, नो डाउट इन दैट, फिर रवि बिश्नोई होगा, 3 आ गया, वरुण चक्रवर्ती का कब जगह बनता अगर रवि बिश्नोई नहीं होता, है ना, वरुण, क्योंकि जडेजा, क्योंकि अब रिटायरमेंट ले, जडेजा का रिप्लेसमेंट कौन है? जडेजा का रिप्लेसमेंट वरुण चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। जडेजा का रिप्लेसमेंट बनने के लिए आपको बैटिंग आना चाहिए, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर का सिलेक्शन हुआ इस टीम में। वॉशिंगटन सुंदर का नाम मैं भूल गया था। वॉशिंगटन सुंदर वो प्लेयर है, मुझे बहुत फनी लगता है। वॉशिंगटन सुंदर वो प्लेयर है कि जो शायद 2017-18 में आ गया था वो इंडियन टीम में, अभी इस टूर में होता है, नेक्स्ट टूर में ड्रॉप, फिर अगले टूर में फिर से स्क्वाड में आता है, फिर अगले टूर में फिर से ड्रॉप। जब जडेजा और अक्षर पटेल आपके पास है तो वॉशिंगटन सुंदर का जगह बनना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि टेस्ट मैच पे जो बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी है जहां पे हम लोग जीते थे, उधर वॉशिंगटन सुंदर ने मैच विनिंग बैटिंग किया है, 87 60, बहुत अच्छा बैटिंग किया वॉशिंगटन सुंदर ने, मुझे लगा था कि वॉशिंगटन उधर से कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अगली टेस्ट सीरीज से वॉशिंगटन सुंदर बाहर था। तो वॉशिंगटन सुंदर का कैरियर सिलेक्शन मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता, इस साल आईपीएल में उसने कुछ किया भी नहीं है, खिला ही नहीं, शायद 1-2 मैच खिला है, ठीक है। हालांकि बैट कर सकता है, बॉल कर सकता है, अच्छा प्लेयर है, नो डाउट। मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने ये देखा है कि एक स्पिनर जो पावर प्ले में बॉल डाल सकता है, जो बैटिंग भी कर सकता है, तो इस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है वॉशिंगटन सुंदर का। लेकिन मैं कृणाल पांड्या को देखना चाहता था, क्योंकि कृणाल पांड्या जडेजा का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, विकेट टू विकेट बॉल डालता है, इकोनॉमी बहुत अच्छा है, बैटिंग से तो वॉशिंगटन सुंदर से कृणाल पांड्या टी20 में बहुत अच्छा है। आप जाके देख लो कि कृणाल पांड्या अकेले कितने सारे मैचेस एमआई को जिताए हैं। मेरे हिसाब से कृणाल पांड्या का सिलेक्शन इस फ्लोर पे भी होना चाहिए था वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि कृणाल पांड्या जडेजा को रिप्लेस कर सकता है। और किसी को मिस कर देगा मैं? और कोई है जिसको मौका नहीं मिला, डिजर्विंग प्लेयर है? शिवम दुबे बहुत लकी है, और कोई मुझे दिख नहीं रहा। संदीप शर्मा के बारे में बोल चुका हूँ, रजत पाटीदार, नटराजन सबके बारे में बोल चुका हूँ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।